लाइव। वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार हमारा, और सभी व्यूअर्स को नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट जितने भी हैं हमारे यहाँ आज बैठे हुए हैं, सबको एक हार्दिक नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक हाँ, एंड आज का जो सेशन है, आई एम थैंकफुल फॉर 10 न्यूज़ टू ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक शुक्ला जी ऑल्सो, शुक्ला जी जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट यू, लास्ट उसमें भी हम लोग थे, एंड आपके जो जितना भी शेयर कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं ग्रेटर नोएडा के लिए शेयर हो रही हैं। तो आई जस्ट गो थ्रू अ क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट, एंड पॉसिबली उसके बाद हम लोग टोन सेट कर लेंगे कि आज हमें किस तरह से हम ले जाएंगे इस चर्चा को, इस विषय को। तो सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी का तो मैंने अभिनंदन किया है, उनको उनको वेलकम किया है। उसके बाद हमारे साथ वी आर ऑनर्ड टू हैव टुडे, आज एक बहुत ही हमारे साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आई वाज रीडिंग अबाउट हिज जो इनके बारे में पढ़ रहा था मैं, प्रोफेसर चारी के बारे में। वी हैव अ वंडरफुल पर्सन विद अस टुडे, और आज का जो सेशन है, मैं काफी दिनों बाद ऐसा सेशन अटेंड करूंगा जिसमें मैं सीखने के लिए बैठा हूं इनके साथ, कि आई वुड बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। Let me give a small background about him. He's an industrial engineer. He's done his post graduation in industrial engineering, and industries में almost 37 years से काम कर चुके हैं, and अभी ये educationist हैं. For the last 10 years he has been into connected with the universities, education कर रहे हैं as a professor. Now this is a very lethal combination, मतलब industries में भी काम कर चुके हैं, और अभी वो जो जितना भी know how है इनका, ये बच्चों में, students में शेयर कर रहे हैं. That's a wonderful वो, and his a very इनका एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन जो है वो है वेस्ट रिसाइकलिंग ऑफ बल्क वेस्ट, किस तरह से करा जा सकता है, उसके ऊपर ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। वही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव भी है जो डिस्कशंस का है। he has widely traveled across the globe, you name it and you'll find it where all he has traveled. So I won't repeat the list, because it's a long one. काफी उसमें ये बहुत पूरे देश विदेश चारों तरफ घूम चुके हैं, साउथ कोरिया, कंबोडिया, ताइवान, Costa Rica, Japan, and we are really proud to have him. Thank you so much, Professor Saab, for joining us today. I'll move over to the next participant जो है हमारे हैं, जो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर दीक्षा हैं। दीक्षा जी इग्नू की प्रोफेसर, so that means we have two professors today, two educationists with us today, and this is going to be really a very good session. I'm confident this is going to be a very good session. और हमारे साथ हैं विवेक जी जो एक्टिविस्ट हैं, जो अपनी सोसाइटीज में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जेम्पलरी वर्क किया है, और जो इनके जो सॉल्यूशंस इन्होंने अपनी सोसाइटी में यूज करे हैं, दे वंडरफुल सॉल्यूशंस जो कि और जगह भी यूज करा जा सकता है। नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया सबका आज आने का। Now to set the tone, I would हम इस तरह से आज करेंगे, I'll take another 3 minutes इसके लिए, I'll just set the tone, कि क्या करा जाएगा हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में हल्की सी, of course आप लोग को सबको मालूम होगा जो भी मैं बोलूंगा, लेकिन let me for the viewers, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक मैं टोन सेट कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट जो हमारा आज का चलेगा, मैं सबसे पहले इसमें शुक्ला जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मेरे कि उन्होंने क्या क्या ग्रेटर नोएडा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, और फ्यूचर क्या है हम लोग का। जैसे 30 साल का 30 इयर्स का प्लान बनता है, तो उसमें हम लोग क्या क्या, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 30 इयर्स का बताएंगे, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ही कैन शेयर द वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो उसमें क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या काम होना बाकी है। उसके बाद मैं प्रोफेसर कैरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 10-15 मिनट उस पे अपने he'll share his knowledge on the waste management and recycling related subject. उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोफेसर दवे पे एंड विवेक जी पे फाइनली, एंड
वी कुड हैव अ इंटरैक्टिव सेशन, उसके फाइनली क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन चलेगा हमारे उसमें बीच में, एंड एवरीबडी इज ओपन टू आस्क एनीथिंग। प्रोफेसर साहब आज हैं तो इनको आप पूरी तरह से, सबको आजादी है जो भी पूछना चाहें, बिकॉज ही इज द पर्सन जो कि आज है हमारे साथ। तो कमिंग बैक अगेन टू अगर मैं थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा के बारे में, ऑफ कोर्स पता है सबको कि क्या है ग्रेटर नोएडा। तो इट्स बेसिकली, आप लोगों को याद होगा कि 1980 के दशक में नोएडा का निर्माण हुआ था। नोएडा जब को एक इंडस्ट्रियल जगह की जरूरत थी दिल्ली को, तो एनसीआर के चारों तरफ इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप करने शुरू हुए थे। आई रिमेंबर, आई थिंक एनडी तिवारी एंड संजय गांधी वर इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मिंग ऑफ नोएडा अथॉरिटी जो बनी थी। लेकिन यही था उनका प्लान जो था, उन्होंने 25 साल का प्लान बनाया था ऑफ कोर्स कि 25 इयर्स में क्या क्या होगा, एंड इट वाज बोथ फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल एज रेजिडेंशियल, दोनों के लिए नोएडा को बनाया गया था। लेकिन 15 ही साल में, जो 25 साल का प्लानिंग था, वो 15 साल में थोड़ा सा चिरमराने लगा, क्योंकि एक तो 90 के दशक में जो इकोनॉमिक बूम हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत इन्फ्लक्स आने लगा, चारों तरफ से पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जो की प्लानिंग थी वो मतलब फेल होने लग गई कि काफी उसमें प्लानिंग फेल होने से मतलब क्या होता है कि एक टाउनशिप की सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि वो सस्टेन कितनी पॉपुलेशन को कर सकती है, उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनवायरमेंट, ट्रैफिक, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजें जो एक सस्टेनेबल बनाती हैं टाउन को, वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर आने लगा। तो उस समय बना नोएडा एक्सटेंशन, जो कि आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट बना, और ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ कि हाँ ठीक है, वी नीड अ प्लेस विच इज अराउंड 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम नोएडा, मे बी 30 किलोमीटर्स का ही होगा जो नोएडा से, और उसका ग्रेटर नोएडा का हमारा बना। नाउ द एडवांटेज व्हाट वी हैव, मे बी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूं तो ग्रेटर नोएडा की, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी। जब भी जाते हैं हम ग्रेटर नोएडा में अभी तक, तो अभी तक उस पर काफी अच्छा चौड़ी सड़कें दिखती हैं, सफाई भी काफी अच्छी दिखती है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी दिखती है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि नोएडा भी एक टाइम में ऐसा ही दिखता था, लेकिन जो प्लानिंग जो हुई, थोड़ी डिलेड प्लानिंग हुई, यानी कि हम लोग ये नहीं समझ पाए कि आगे हमें क्या करना है आज से। फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रे, अभी आजकल नोएडा में स्ट्रे एनिमल, आई सी वेरी लेस स्ट्रे एनिमल्स इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बट अगर अभी उसका ख्याल नहीं रखा गया, जो यहाँ पर जो मिस हो गया, आई हैव बीन टोल्ड अराउंड देयर आर 40,000 स्ट्रे डॉग्स इन नोएडा, जो कि दिक्कत आ रही है, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है उससे, तो वो चीज वहां रिपीट ना हो। तो इस तरह की चीज है। नाले जैसे हैं यहाँ पर, काफी जो इरिगेशन कैनाल्स हैं नोएडा में, वो भी काफी, उसको भी हमें सुधारना है। तो ये एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया, जो कि नोएडा का इतना एक्सप्लोजन हुआ कि मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कंस्ट्रक्शन या पॉपुलेशन सब एक बार रोक देना चाहिए, जिससे से पहले ठीक कर दिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। लेकिन वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट्स में नॉट अलाउ दैट, कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दें हम और उसको एक थोड़े 10 साल के लिए उसको एक ऐसा कर दें कि बस आगे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको सुधारो जो है हमारे पास। कमिंग ओवर टू ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही सुंदर एक निर्माण हुआ है उसका। व्हाट आई फील ऑलमोस्ट, अगर उसको देखें तो 4 भागों में अगर उसे परसेंटेज ली जाए, तो व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज कि ऑलमोस्ट 25-26% उसका ग्रीन एरिया डेवलप किया गया है। उतना ही अमाउंट रेजिडेंशियल एरियाज है, दैट मींस 50% ऑफ इट इज ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल एरियाज एंड ग्रीन एरियाज, व्हिच इज अ वेरी गुड प्लानिंग एंड वेरी गुड, वो 30% इंडस्ट्रीज के लिए रखा गया है, एंड बैलेंस जो है कॉमर्शियल है। एंड आई थिंक ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूशंस बहुत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स काफी हैं, तो दिस इज व्हाट मेक्स ग्रेटर नोएडा। नाउ अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से हमारा जो ये है, जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल नोएडा हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन स्वच्छ भारत अभियान, तो लेकिन ग्रेटर नोएडा ने अभी तक नहीं किया है, इस साल शायद करें, विच आई एम लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक रैंकिंग्स शुड मैटर मच, ये जो रैंकिंग का जो, ठीक है, अच्छा है, इट इज अ टूल विच कैन बी यूज्ड टू set up the processes in the administration, जब प्रोसेस जो बनाए जाए कलेक्शन का, वेस्ट कलेक्शन का, तो उससे जहां पर आप अगर स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हेल्प करता है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हम भी जानते हैं आज से 20 साल बाद इसकी रैंकिंग की भी जरूरत नहीं होगी, बिकॉज वंस इट इज एम्बेडेड इनटू द सिस्टम, अगर सिस्टम में आ जाता है सारा प्रोसेस, तो उन चीजों की जरूरत भी नहीं होगी रैंकिंग्स वगैरह की। लेकिन रैंकिंग अभी जरूरत हो जाती है शायद कि जस्ट टू सेट अप द एंटायर थिंग, जो भी हमारे सेटअप मीन्स जो भी हमारा
अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट है उसका, चाहे वो CND वेस्ट हो, चाहे हमारा सीवेज का हो, चाहे स्टॉर्म ड्रेन्स हो, एयर पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन में अभी ग्रेटर नोएडा का काफी हैज बीन ऑन द टॉप फॉर द बैड रीजंस, जो इंडिया का वन ऑफ द Greater Noida and Noida both have, and even I think Ghaziabad also have been, in the most polluted. There could be certain different reasons. Geography भी उस पे play करती है कि ठीक है, we can blame it to maybe कुछ part to Punjab burning, वो जो stubble burning होती है उसको भी हम करते हैं, लेकिन overall we have to address this. This is very important because इसको अगर हम address नहीं करेंगे तो sustainability जो है इसकी खत्म हो जाएगी. So that is our prime intent कि sustainability जो है वो ना खोए हमारी एकदम. तो इसी के साथ दिस वाज माय इंट्रोडक्टरी नोट, एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि शुक्ला सर इस पे अब थोड़ा सा अपना डालेंगे कि ग्रेटर नोएडा में आज तक क्या क्या हुआ है, क्या है हिस्ट्री इसकी, और किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं. तो ओवर टू शुक्ला जी. थैंक यू सो मच सर, everybody, for listening me out, and please Shukla ji, if you could. Good morning to all of you. आप थैंक यू राजीव जी. देखिए, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का दायित्व बनता है उसमें अगर हम 2-3 पार्ट्स में करके अगर इसको देखें, जैसा कि हम लोग पिछली बार भी बैठे थे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आई थी, और आज की इस परिचर्चा में मैं ये बताना चाहूंगा कि अथॉरिटी की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो भी चीजें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, और भविष्य की भी योजना के अनुसार भी काम किया जा रहा है. तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो NGO हैं हमारे, फीडबैक फाउंडेशन और ऑल इंडिया, तो इनकी तरफ से लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. वो हमारे जो जोन्स के अंतर्गत, जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो हमारे विलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के परिक्षेत्र में पड़ने वाले, तो वहां पे लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और जिसका कि सोशल मीडिया पे भी लगातार उसको प्रचार प्रसार चल रहा है. और उनके द्वारा गीला कूड़ा कैसे डाला जाए, सूखा कूड़ा कैसे डाला जाए, और किस तरीके से, जैसे एक अभी जो प्रदूषण की बात आई, पहले ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे कि जो कहीं पे कूड़े में आग लगा दी गई और उसके बाद में उससे पॉल्यूशन बढ़ता था. तो इन चीजों को भी हम लोगों ने काफी हद तक नियंत्रित किया है, ताकि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जागरूकता हो रही है, और लोगों ने इस तरीके से जो बाहर कहीं इकट्ठा हो जाते थे उसको भी, उसमें भी काफी हद तक नियंत्रण है. साथ ही जो वर्तमान हमारा काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, उसमें हमारा पहले की तरह मैनुअल स्वीपिंग है, मैकेनिकल स्वीपिंग है, जिसमें मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से हमारी हैं 6 गाड़ियां हैं उसमें, और वो सभी हमारी वेबसाइट से हमारे GIS के साथ मैप्ड हैं, और वहां से भी हम लोग मॉनिटर उसको करते हैं कि वो कितने किलोमीटर चल रही है, कब चल रही है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है. तो उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, ताकि जो बड़ी रोड्स हैं, जो बड़े चौड़ी सड़कें हैं, उनकी भी लगातार साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके. साथ ही जो मैनुअल स्वीपिंग से हमारे मैन पावर लगी हुई है, उनके द्वारा भी लगातार काम करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में, साफ सफाई की दिशा में काम लगातार किया जा रहा है. अभी भी चीजों को और बेहतर करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अथॉरिटी के द्वारा एक CND वेस्ट का मैं बताना चाहूंगा. CND वेस्ट का जो हमारा साइट है वो भी हम लोगों ने एक टेंडर कर लिया है, और इसमें हमारा इसी वीक में हम लोग उस पे पूरी तरह से उसको वर्कआउट कर ले रहे हैं, और काम शुरू हो जाएगा. इसके बाद जो रेमेडिएशन को लेकर के भी हमारा टेंडर इन प्रोसेस है. जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स की बात की जा रही थी, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में हम लोग काम करने की कंडीशन में, फंक्शनिंग की कंडीशन में आ जाएंगे. और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा मैन पावर लगा हुआ है, उस मैन पावर के द्वारा भी लगातार चाहे वो सेक्टर्स में हमारे लगातार विजिट्स हो रहे हैं, हम लोग खुद जा रहे हैं मोहल्लों में, हम लोग खुद सेक्टर्स में जा रहे हैं, और वहां की जो समस्याओं को देखते हुए भी उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, उस पर भी अथॉरिटी की तरफ से काम हो रहा है लगातार. हमारे जो CEO सर हैं, उनका बेसिक आप ये कहें कि उनका बहुत बड़ा इस पे उनका बहुत बड़ा विजन है इस पे, कि इस दिशा में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में बहुत अच्छी तरीके से ग्रेटर नोएडा सिटी को
अच्छे से करना है, ताकि आने वाले भविष्य में भी इस तरीके की कोई समस्याएं आने ना पाए। ये प्रचार प्रसार जागरूकता के साथ ही अभी हम लोगों ने एक प्रतियोगिता का भी इसीलिए आयोजन कर रहे हैं। इसमें आज ही लास्ट डेट थी, लोगों को जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या जो भी और बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, सोसाइटीज हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्वच्छता के उनकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी, उनका जो इवेल्युएशन किया जाएगा, उसके आधार पे हमारे पुरस्कार भी हैं। और वो ये मोटिव इसका यही है कि लोगों के मन में अवेयरनेस जो है, एटीट्यूड चेंज हो। और जो चीज लोग, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि कोई एक्सपेंडिचर की वजह से लोग नहीं है, बस जागरूकता न होने की वजह से लोगों के एटीट्यूड में वो चीजें नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से। और ये भी बात तय है कि केवल मशीनरी लेवल पे, केवल अथॉरिटी अकेले चाह करके नहीं कर सकती, इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है। तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल है हम दें, साथ ही जागरूकता फैलाने पे भी जितना हो सकता है हम लोग काम करें, और बाकी समाज के बुद्धिजीवियों के साथ भी मिल करके हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और इस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं और आगे भी काम करें। वंडरफुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। बहुत ही आपने, आई मीन द की पॉइंट विच आई हैव टेकन इज के अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बन पाएगा, और जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक जो हम चाह रहे हैं अचीव करना वो नहीं हो पाएगा। तो ये आई एम 100% विद यू कि अवेयरनेस जो है, चाहे वो एनजीओ की तरफ से हो, चाहे वो अथॉरिटी की तरफ से हो, चाहे मीडिया की तरफ से हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 10 न्यूज ने ये प्रोग्राम करा है, इसमें लोग देखें, दिस इज पार्ट ऑफ दैट ओनली, कि इससे अवेयरनेस लोगों में बढ़ेगी। तो आई थिंक यू सेड एब्सोल्युटली करेक्ट शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। और आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो नरेंद्र भूषण जी हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें कोविड के टाइम में तो देख ही चुका हूं, जिस तरह से हम लोग ने नोएडा में कोविड में काम किया है उनके साथ मिलके, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो वील मूव ओवर टू प्रोफेसर साहब नाउ, आर की जो की नोट एड्रेस जिनको देना है आज, जिनके लिए हम लोग सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ओवर द things forward from here, please. Thank you very much, Rajiv ji. And just as a cautionary note, I'll tell you, please stop me when you feel like, okay, whenever. नहीं, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। Coming to the waste, just for the knowledge of all others, I ended up spending about close to 40 years with the industry at large, across India, outside India also. And every day in and day out, you used to be seeing different kinds of waste coming from the industry. तो एक उस समय कुछ दिमाग में ऐसे आने लगा कि after all this waste is coming from my precious raw material that I used earlier, okay? क्योंकि ये और कहीं से तो आया नहीं है, जो मैंने यूज किया उसी से बाहर निकला हुआ है। तो उसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक धारणा मेरी ये बन गई है, मैं बिलीव करता, इन माय डिक्शनरी देयर इज नो वर्ड कॉल्ड वेस्ट, ओके? every kind of material is having some utility of its own. ये मेरी समझदारी पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी अच्छाइयां जो है, उसके नेगेटिव देखने की बजाय अगर मैं उसके अच्छाइयों पे देखूं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको यूज करना चाहूं। ओके, अब वेस्ट मैनेजमेंट की जहां तक बात है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हैज बीन डूइंग लॉट, वी हैव बीन डूइंग लॉट। मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, the first thing comes to our mind is the plastics. And way back in the year 2010, I joined the institute in 2009. जब देखता रहता था मैं, और एक दिन ऐसे गया तो we have a tuck shop, it's a residential campus. tuck shop है एक छोटी सी, जहाँ पे चीजें बिकती हैं, बच्चे खरीदते हैं। We have a strength of about 900 students. तो एक जनरल प्रैक्टिस ये थी कि आप एक सुई भी खरीदोगे, एक धागे का बंडल खरीदोगे या कोई, तो वो उठा करके एक पॉलीथीन के बैग में डाल के दे देता था। एंड स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ओके? आप गए बाहर, आपने अपना आइटम निकाल लिया, छोटा सा पैकेट, और यूं उड़ा दिया उसको पन्ने को, हवा से वो कहीं झाड़ियों में, कहीं जंखाड़ों में, कहीं कांटों में फंस गई, पेड़ों पे लटक गई, गंदा दिखता था। तो आई जस्ट वेंट बैक टू अप्रोच माय डायरेक्टर सर, डॉक्टर चतुर्वेदी, and my hats off to him. I must put it on record. He has been always so much positive about things. बोले जय साहब, जो करना है आप करिए, यू हैव द फ्रीडम। तो मैंने पहले कहा तो सब ऐसा करते हैं कि बजाय पहले वेस्ट को जनरेट करें, उसके बाद अपना माथा फोड़ें कि इससे क्या करें, इसको कैसे हैंडल, इसको जनरेट ही ना करें सब, पहली बात। तो बोले कैसे?
मैंने कहा इसको बंद कर देते। इन माई कैंपस वी आर द अथॉरिटीज, वी कैन टेक ए डिसीजन कि आज के बाद हमारे टक शॉप में कोई पॉलीथीन का बैग यूज ही नहीं होगा, नहीं देंगे हम। तो ये सारी प्रॉब्लम एक झटके में खत्म। बोले दे दीजिए, तो हमने इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट कर दिया दुकान वाले, भाई कल से कोई पन्नी नहीं बिके, यूज होगी। अब नेचुरली स्टूडेंट्स और स्टूडेंट नो, वो सर वो कैसे ले जाएंगे हम इसको, हमें दिक्कत होती है, ये होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है। देन वी केम अप विद एन आइडिया, हमने करीब 800 बैग्स बनवाए थे जूट के बढ़िया से, 50-50 रुपए, उन दिनों की बात है 2010 के, और हर एक स्टूडेंट को एक एक बैग इशू कर दिया था। कि सुंदर सा बैग था कि भाई जब भी आप ट्रक शॉप में जाओ ये बैग ले जाओ, इसमें लेके आया करो सामान। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलेज। बात अच्छी चलती रही। वो बैग अनफॉर्चुनेटली इतने सुंदर बन गए थे कि धीरे 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 गायब होने लगे। वो कहता मैंने यहाँ रखा था, खो गया, मेरा किसी ने उठा लिया। एंड इट वाज अ कॉस्टली अफेयर नो एवरी टाइम। तो नेक्स्ट ईयर, आफ्टर एन ईयर ऑफ दिस, वी इंट्रोड्यूस वन थिंग कि भाई ऐसा करो, हम ये जो ब्राउन लिफाफे हैं रिसाइकल्ड पेपर के, ब्राउन पे ये लिफाफे देंगे हम, पॉलिथीन तो देंगे ही नहीं। दैट लिफाफा यूज्ड टू कॉस्ट मी अबाउट 50 पैसा देन पर लिफाफा। लेकिन कॉलेज का ठीक है दे दो। डायरेक्टर साहब बहुत दरिया दिल है हमारे इस मामले में। उन्होंने कहा ठीक है जारी, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती तो वी डोंट माइंड अबाउट स्पेंडिंग सम मनी। तो हमने वो लिफाफे देना, बट दैट आल्सो वाज बिकमिंग ए मेजर कॉस्ट आइटम। तो द थर्ड ईयर वी केम अप विद द मॉडिफाइड वर्ड। हमने कहा भाई अब 50-50 करेंगे। Every time you buy something, if you want a lifafa, the tuck shop will charge 25 paisa and I will give 25 paisa from college. बात चली गई। और इसे चौथे साल हमने जाकर के we took a final decision कि no more। आप अपना थैला लाइए, जैसे चारी साहब आज से 50 साल पहले ले जाते थे दुकान थैला, कि भाई एक थैला लाओ, उसी में सारी सब्जियां आ रही हैं, घर पे आके अलग करते थे। So there is nothing wrong with it. And somehow, it came into the, we were lucky that students also, we used to educate them on the issue। धीरे धीरे आदत सी बन गई। फिर आया था कि हमारे कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, तो एक स्टाइल ये हुआ करती थी, भाई कॉन्फ्रेंस में 1000 लोग आ रहे हैं, तो आप हर एक की टेबल पे एक एक प्लास्टिक की बोतल रख दी पानी की। और दूसरे दिन ये होता था कि उसको उठाने के लिए मुझे परेशानी होती थी। कम से कम 2000 बॉटल्स आ जाती थी एक एक कॉन्फ्रेंस में या किसी कन्वोकेशन में। तो फिर ये डिसाइड किया कि इसको हम बंद करेंगे। ओके, एंड देन वी स्विच्ड ओवर टू द पेपर ग्लासेस, द रिसाइक्लेबल। ओके, कि भाई थोड़ा सा खर्चा जरूर होता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट वी आर जनरेटिंग, वी विल स्टॉप इट। तो दैट वाज द सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेज में आके हमारे जो कॉलेज में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी कि भाई उठा के बॉटल दे दो बिस्लरी की, एंड दे वर क्वाइट लार्ज नंबर। So the third step we went, every time it was an expenditure from college. So we switched over to the glass bottles, washable glass bottles with the RO water filled, और उसका बाकायदा एक सिस्टम बना दिया था साफ करना। तो we got away from this plastic bottle for some time. Then the cafeteria में जो issue होते थे, ये the use and throw kind of plates और प्लास्टिक के कांटे चम्मच वगैरह बड़े स्टाइल से, ये भी चलता रहा। धीरे धीरे फिर एक ये कहा कि भाई चलो वी विल स्विच बैक टू द ओल्ड स्टाइल, दैट इज जहां पे स्टेनलेस स्टील और ग्लास की प्लेट्स और चम्मच यूज करते थे। तो नेचुरल रेजिस्टेंस फ्रॉम द यूजर साइड, ऐसा इसको धुलवाना पड़ेगा, फिर एक आदमी लगेगा उसके लिए, उसको इतनी कॉस्ट आती है, हमें 12,000 रुपए का पड़ता है एक आदमी। आई कैलकुलेटेड बैक एंड अगेन आई हैड टू गो बैक एवरी टाइम टू माय डायरेक्टर। इसे जय सब क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई 2 आदमियों की नौकरी तो लगेगी धोने के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी और ये कचरा नहीं जनरेट होगा। यू गो अहेड, डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट। सो वी स्विच्ड ओवर टू दिस सिस्टम, एंड ऐसे स्लोली करते 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 इट टुक अस अबाउट क्लोज टू 9 years or almost 10 years. And last year I have on record that we became the first plastic free campus in Greater Noida. Okay, तो कॉन्सेप्ट यही था कि भाई कचरा जनरेट ही मत करो, तो उसके बाद ना शुक्ला सर को कोई प्रॉब्लम हो उसको हैंडल करने की, ना रूल बनाने पड़े, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सो आवर अप्रोच एंड particularly my approach always has been to eliminate generation of the waste in the first place। और ये पॉसिबल है राजीव सर कि जब तक लोगों को किसी चीज की कीमत का आइडिया नहीं होता, वो
तब तक वो बात समझ में नहीं आती। एंड हैविंग गॉन राउंड द वर्ल्ड इंटरेक्टिंग विद मेनी कंट्रीज, मैंने एक चीज देखी कि जनरली मैनेजमेंट के लोगों को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, ना फ्रेंच, ना अंग्रेजी, ना हिंदी, ना मराठी, और वो लैंग्वेज ये वाली है, पैसों की, रोकड़ा। So unless I can convert whatever I am saying in terms of money, the message cannot be communicated to them. तो हर एक बार ये कहते हैं भाई कहीं गंदगी अगर दिख रही तो उसको मैं अगर पैसों में कन्वर्ट करके दिखा सकूं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, तो लोगों के समझ में इजीली आ जाता है वो। नाउ आई विल टेल यू 2 क्लास केसेस। गाजीपुर का नाम तो हम सबने सुना हुआ है दिल्ली में, और जो पहाड़ के पहाड़ वहां पे सारी दिल्ली का जो कचरा जाके इकट्ठा होता है, you must have seen, all of you, okay? जी सर। वहां पे अब उसमें मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज ऑल दिस सिंगल यूज प्लास्टिक, मोस्ट ऑफ इट। अब वो पहाड़ बने हुए हैं, धुआं है, जल रहा है। वे बैक इन अबाउट, नाउ इट इज ऑलमोस्ट लाइक 6-8 years back, somebody came कि भाई आपको प्लास्टिक इज हैविंग ए कैलोरिफिक वैल्यू एज गुड एज पेट्रोल और डीजल, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम क्रूड फैमिली। अब बोलेगा अगर इसको हम जला सकें, अब प्लास्टिक के जलाने के बहुत प्रॉब्लम्स है, ओके, दैट जो डायोक्सिन्स वगैरह जो हैजार्डस गैसेस निकलती है, सो दे केम अप विद द टेक्नोलॉजी, एंड यू माइट बी knowing that Gazipur has a 12 megawatt power generation system today. It's going on for last 6, 7, 8 years, okay, where they are using all the plastic, they call it RDF, refuse derived fuel, और वो उस प्लास्टिक को जला के अंडर कंट्रोल कंडीशंस, देयर इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उसको जला के वो 12 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तो ये तभी हुआ जब उसकी वैल्यू समझ में आई कि अरे कचरा नहीं है, ये कोयले से डबल एडवांटेजेस फ्यूल है। अब उसको कैसे यूज करें, दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी कम्स, आवर रोल कम्स। तो आपको एक, मुझे जो प्रॉब्लम आती है शुक्ला सर, आप ये खाली आपको मैं एड्रेस करूंगा, ये कि मुझे जो प्रॉब्लम आती है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से करीब 4 साल पहले की बात है, एक लॉ निकाला था, लॉ एट रिवर्स सप्लाई चेन की बात की थी प्लास्टिक पे। ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जितना भी है, उन्होंने ये कहा था कि 3 साल के अंदर अंदर जो भी इंडस्ट्री प्लास्टिक को यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट में या पैकिंग में, उन्हें एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा कि जो एंड यूजर के बाद जब ये खाली हो जाएंगे और फेंके जाएंगे प्लास्टिक, तो इनको वापस फैक्ट्री लाके रिसाइकिल करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अदरवाइज 3 साल के बाद ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ऑल प्लास्टिक फैक्ट्रीज। दिस वाज द लॉ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, 3 साल तो कब के गुजर गए, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि ये इसको बंद कौन करेगा। लॉ तो बना दिया आपने, छोटी छोटी चीजें सर, पॉलीथीन फ्री कहते हैं, कई सारे नियम बनाए, कानून बनाए कि भाई पॉलीथीन पन्नी नहीं बिकेगी ग्रेटर नोएडा में, बट आप किसी दुकान में चले जाइए, धड़ल्ले से बिक रही है। बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको रोकने की है। यही है, गुटखा नहीं बेचना है, लेकिन गुटखा धड़ाधड़ बिक रहा है, उसको रोकेगा कौन? ये आइडेंटिफाई, एक मुझे गैप दिखता है सिस्टम में कि एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी कौन सी है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों को इंश्योर करने की। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। एज वी प्रोसीड, आई विल अगेन बज इन आफ्टर सम। Right, sir. Right. Wonderful, sir. So, what I understand, sir, एक तो सबसे बड़ी चीज है प्रोफेसर साहब ने जो बोली कि बिहेवियरल चेंजेस जो हम लेके आए ये जो 3-4 साल में, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, एंड सेकंड इनका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, वेस्ट को हम जनरेट ही कम से कम करें। तो एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो है सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि so that we can convert the waste into maybe an economic model जिसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जब प्रोफेशन दिखेगा उसमें जब दिखेगा कि पैसा कमाया जा सकता है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकते हैं आगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है उसमें काफी। तो ये 3-4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने उठाई हैं। तो अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा, मैं सबको तीनों को ही पूछना चाहूंगा, वही सेम क्वेश्चन, मे बी वी कैन पुट इट कि
हाउ कैन वी मेक इट अ प्लास्टिक फ्री? फॉर एग्जाम्पल विवेक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने अपनी सोसाइटी में अगर काफी काम किया है तो उसको उसमें कोशिश करी गई होगी कि प्लास्टिक को मिनिमाइज कर सकें, तो किस तरह से कोशिश कर सकते हैं या करी जा सकती है? उसी वही क्वेश्चन मैं फिर से दवे जी से, डॉक्टर दवे से भी पूछूंगा। तो विवेक जी कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे क्या? आपका रिमोट, आपका म्यूट हटाना पड़ेगा सर विवेक जी। यस, यू ऑडिबल नाउ। हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टिक का मिनिमाइज यूज जो है उसके लिए बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपना पुराना देखें, जो हमारे पूर्वज लोग या पहले जो लोग करते थे, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि थैलों का उपयोग को बढ़ाया जाए, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जगह जगह हम थैलों के लिए बैंक बनाए या ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जहां मार्केट लग रही है वहां थैले उपलब्ध रहें। अगर मैं चाहता भी हूं कि मैं थैला घर से भूल गया और मैं वहां से ले सकूं, तो वो इजी पॉसिबल हो कि मैं उसको वहां से ले सकूं, वो अप्रोचेबल उसमें रहे। अब बहुत बढ़िया जैसे बात उठाई आपने विवेक जी। वेरी नाइस, बिकॉज जैसे आपने बताया कि भूल जाए अगर, तो हाई राइज सोसाइटीज, जैसे आप हाई राइज में रहते हैं, तो कई हाई राइज सोसाइटीज ने अपने गेट पे रखवा दिए हैं 10 थैले। नोएडा अथॉरिटी ने भी कई बार रखवाए हैं थैले, जिससे कि कोई भूल जाए तो उसे फिर से लेके जा सके। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक हमारा सर्कुलेशन करना वो एक बहुत बड़ी जरूरी है। जैसे अभी प्लास्टिक बॉटल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा आइडिया रहता है कि प्लास्टिक बॉटल्स जो रहती है, हमारा एक उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, और वॉल्यूम हम कहीं भी अगर हम उसको फेंकते हैं, कुछ करते हैं, तो एक वॉल्यूम जनरेट होता है। तो उसके लिए एक थोड़ा इनोवेशन की जरूरत है कि जैसे हम छोटे छोटे क्रशर होते हैं, जैसे पेपर क्रशर बनता है, अब कुछ लोगों ने डेवलप कर लिए हैं प्लास्टिक बॉटल क्रशर, तो वो हमारे हर जगह मॉल्स में, मार्केट में, और हम सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। बेसिकली सोसाइटीज में क्या है कि हमें कैसे उस पर दिखाना है कि हमारे हम उसको कैसे प्राइस में कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम 2 बोतल 4 बोतल को नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने 50 केजी का कैपेसिटी का एक कोई शटर हमने अपने यहाँ लगा लिया है, और वो हम महीने के बाद हम उसको 100 किलो हम अपना प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हम हो सकता है कि जो हम 12 रुपए किलो प्लास्टिक बेच रहे थे, बोतल बेच रहे थे, तो उसका हम मूल्य 40 रुपए किलो तक ले सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हो गया। उसका जो है आप, हाँ जी सर बताइए। हाँ, प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ जी। अच्छा, तो आप कंप्लीट कर लीजिए विवेक जी। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि अभी हमारा जो मैक्सिमम कॉस्ट जो जाती है हर चीज को, और एक बहुत बड़ी हमारे पास जो हाई राइज बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं सोसाइटीज से बहुत टच में रहा हूँ, और उसमें ये रहा है कि हमारी सोसाइटीज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। मतलब वहाँ हम हर चीज चल रहे हैं, हमारा एसटीपी प्लांट्स है, उसको चलाना भी एक अच्छे हमारे मेंटेनेंस के लोग होते हैं, अच्छे स्किल के लोग होते हैं। एक हमारी अपनी वर्कशॉप भी होती है जहाँ हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं, अपना ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं। तो अगर छोटी छोटी जो इनोवेशंस की चीजें हैं, इसको हम करें। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी सोसाइटी में कई बार देता था और वैसे भी देता हूँ। हम एक कांच की बोतल लेते हैं तो उसका प्राइस होता है 2 रुपए। अगर हम कांच की बोतल हम कबाड़ी को दे 2 रुपए, अगर हम उसमें एक छोटा सा मनी प्लांट डाल देते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 5 से 10 रुपए हो जाती है। अगर उसी पे हम थोड़ा सा एक अच्छा सा स्प्रे पेंट मार देते हैं और कलरफुल बना देते हैं, तो एक हमारा गुलदस्ता बन जाता है, उसको चलता है। और कई सारे लोग हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड है, वो उनको पता है, उन्होंने कई लोगों ने एडवाइस दी है। मैं जैसे बोले कि हम लोग क्या करते थे, बोतल को हम गिलास बना लेते हैं जी। उनका एक तरीका होता है कि उसके अंदर वो हॉट ऑयल डाल के या उसको करके फिर उसको ठंडे में रख के क्रैक्स करके उसको गिलास बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव है, उसमें हम अपने बच्चों को भी जोड़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हो कि अभी कोविड-19 के बाद जो हमारे पास स्वरोजगार और ये सब चीजें की दिक्कतें आई हैं, रोजगारी की दिक्कत आई, तो उसको हम उसको उस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी खरपतवार होती है, उसको हम ऑयल्स में कन्वर्ट करना है या उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, उसको हम वेस्ट सुखा के जला देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे प्रोफेसर साहब, तो एक बार। हाँ श्योर, 1 मिनट में प्रोफेसर साहब जिससे पहले बोले, नहीं ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं विवेक जी आपने। आई मीन वी आर रीचिंग के ऐसी डिस्कशन पे आ रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट बन जाए, जैसे क्रशर्स प्लास्टिक बाहर जाए ना सोसाइटी के, जो भी है हमारा वेस्ट जो है, हम कोशिश करी जाए कि अगर हाई राइज या बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो हैं, उनका जो कूड़ा है या प्लास्टिक फॉर एग्जांपल बाय पीस कर सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग आ जाएगा और प्लास्टिक वेस्ट अलग आ जाएगा। तो प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम वहीं पर कंज्यूम कर सके, कंज्यूम इन द सेंस उसको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो इट विल बी अ ग्रेट, ट्रांसपोर्ट का खर्चे, बाकी खर्चे सारे कम हो सकते हैं हमारे से। प्रोफेसर साहब, यस सर प्लीज।
एक्चुअली विवेक जी ने जो एक पॉइंट उठाया था मुझे याद आया। विवेक जी 2006 में मुझे एक 4 महीने के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहने का मौका मिला था। तो वहां पे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी कि किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप चले जाइए, वहां पे 3 मशीनें लगी हुई थी एट द एंट्रेंस। और वहां मजे की बात है कि लोग अपने थैला भर भर के ये प्लास्टिक के बिस्लरी टाइप बॉटल्स वगैरह लाके, या उनकी बियर बॉटल, ड्रिंक बॉटल्स, कांच की बॉटल, तीनों मशीन, एक कांच के लिए थे, एक प्लास्टिक बॉटल के, एक पेपर के लिए। पर वो उसमें डाल के एवरी बॉटल दे पुट फॉर क्रशिंग देयर एक कूपन निकलता था। इफ आई रिमेम्बर 5 सेंट का एक कूपन देते थे वो। हाँ, तो इसको आप कर लीजिए, दैट वाज रिडीमेबल इन द सेम शॉप। कि वो आए, मैंने 10 बॉटलें डाल दी उसमें, मेरे को 50 सेंट का एक कूपन मिल गया, इकट्ठी करना, आप कुछ भी खरीद लो उसमें। और ये लिंक किया था इन्होंने इंडस्ट्री से। देयर वर इंडस्ट्री हु वर कलेक्टिंग। एक तो क्रश, आप जो राइटली कह रहे थे, वॉल्यूम बहुत होता है इसका। 1 लीटर की बॉटल इतनी बड़ी हो जाती है, उसको मैं क्रश कर लूं तो इतना सा प्लास्टिक होता है उसमें। तो कॉम्पैक्शन करके दे यूज टू टेक इट, एंड रिलायंस इज डूइंग इंसिडेंटली अक्रॉस इंडिया। इनके 5 कलेक्शन सेंटर हैं नॉर्थ इंडिया में। ये जो रोड साइड से बच्चे लोग प्लास्टिक की बोतलें जो रैक पिकर होते हैं ले जाते हैं, इनका एक लोकल आदमी खरीदता है, वो उनको 2 रुपए किलो देता है, वहां से वो कलेक्ट करता है, वो 3 रुपए किलो में किसी को देता है, फाइनली जाके 5 रुपए किलो हो गया 10। और ये सारा का सारा जाके रिलायंस फैक्ट्री में जा रहा है, एंड वहां पे इसके पॉलिस्टीन फाइबर बना के उसका यूज हो रहा है। तो मॉडल्स आर देयर। सेम थिंग, कांच फिरोजाबाद हमारी बगल में, उसे एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, भाई हमारा कांच की ये हमने मशीन लगा दी यहाँ पे, ये सारा कांच चूरा चूरा करके आप हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद ये ले जाइए, दे विल पे मनी फॉर दैट। तो ये मॉडल इज वेरी गुड, एंड आई थिंक अबाउट राइट सर, राइट। बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा। आई थिंक देयर वर वंडरफुल इनपुट्स फ्रॉम विवेक जी, शुक्ला जी एंड अपने प्रोफेसर साहब। नाउ डॉक्टर दवे, आई मीन आई वुड लाइक टू पुट यू द सेम क्वेश्चन अगेन, थोड़ा के एक तो प्लास्टिक फ्री सोसाइटी या इंस्टीट्यूशंस किस तरह से हो सकते हैं, एंड सेकेंड, और थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूँ कि वेस्ट साइकिलिंग का क्या पोटेंशियल है। वेस्ट जो हम जितना वेस्ट अगर उसको रिसाइकिल करते हैं, हाँ, कमी उसमें, मतलब कम वेस्ट ही कम जनरेट करते हैं, उन सब का क्या पोटेंशियल है इस समय ग्रेटर नोएडा के पर्सपेक्टिव में, अगर कुछ उस पर रोशनी डालें मैम। जैसा कि प्रोफेसर चारी बता रहे हैं, I have witnessed all these things happening at BIMTech, that how waste has been generated less because of the efforts, जो बहुत सारे efforts के से कैसे अलग अलग प्रकार का वेस्ट जो है यूज किया जा सकता है और कैसे करना। आपके माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम है शायद। नहीं, आई थिंक हर नेटवर्क इज स्लो है थोड़ा। दीक्षा जी, आपका सुन नहीं पाए हम लास्ट जो आपने बोला, आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू था शायद, फिर से कुछ। या नाउ यू आर ओके ना? या प्लीज। तो जैसा कि हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक इज अ नेसेसरी एविल, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिकॉज आज के समय हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक का कोई भी आर्टिकल है एज कम्पेयर टू अदर आर्टिकल, वी ऑलवेज फाइंड प्लास्टिक वेरी इजी टू यूज, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, बहुत रेडिली अवेलेबल है और चीप है। अब डिसएडवांटेज की बात ये आती है कि इट कॉजेस पॉल्यूशन, इट डजंट डिग्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ऐसे में लोगों को कन्विंस करना कि वो इतना सुविधाजनक प्रोडक्ट को छोड़कर और वो या तो जूट का बैग यूज करें जिसको उनको कैरी करना पड़ेगा, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखें, ये अपने आप में बहुत सारी टास्क फोर्स लेके आता है कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इनकन्वीनियंस जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की बोतल की ही बात हो रही थी, तो प्लास्टिक का जो एक बोतल हमें नजर आता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के प्लास्टिक हैं। उसका लिड का जो प्लास्टिक है वो अलग है, उसका बॉडी अलग है, उसका जो रैपर होता है जिसमें उसका की नाम वगैरह लिखा होता है वो प्लास्टिक अलग है। तो अ सिंगल प्लास्टिक बॉटल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स which are different in terms of their physical and chemical properties. अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे और कैसे आप उसको सेग्रीगेट करोगे, दैट इज अ चैलेंज। सेकेंडली, हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं, और कोविड के समय में तो बहुत ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब आप ग्रोसरी स्टोर्स पे भी जाओगे तो आप प्रिवेंट करोगे कि हम अपना थैला नहीं ले जाएं क्योंकि इन्फेक्शन का डर है।
ये चीजें अभी हुई हैं लास्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज वी प्रेफर टू यूज द सिंगल यूज प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा और उसको फिर आप डिस्कार्ड कर दोगे। सिंगल यूज प्लास्टिक इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, और उसके लिए जैसे कि हम तो कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं तो फोल्डर्स भी प्लास्टिक का डालते हैं, उसमें पेन भी एक रख देते हैं, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, that also contains the plastic in it. So no, baby steps are required. It's not that something huge has to be done, but एक छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स लेकर भी हम इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। वी नीड टू चेक दैट वेयर आर वी यूजिंग द प्लास्टिक, स्मॉल एक्शंस, स्मॉल आर्टिकल्स भी। आपका टूथब्रश आप देखिए, कितना मिलियन टूथब्रश इज लाइंग इन अवर लैंडफिल्स, और वो टूथब्रश इट्स अ वेरी सिंपल, एज सिंपल कमोडिटी जो हर घर में है, और हर महीने वो जो है वो हर 3 महीने 4 महीने में डिस्कार्ड होती है, और लैंडफिल्स का एक मेजर प्रोपोर्शन बनता है उससे। So it is, you know, it is required to segregate. मैं तो always I stress upon this point that segregation is very important. Segregation at source is very important. और उसके बाद ही हम उसका चाहे हम उसको क्रशर्स में डाल रहे हैं, या हम उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, या हम उसका रीयूज कर रहे हैं, that is possible only when it is properly segregated. So even microplastics की आज हम बात करते हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि the air we are breathing in that contains plastics. बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक्स आर देयर। चाय का आपका टी बैग होता है, उसमें भी प्लास्टिक की लेयर है, और हम उसको फेंक देते हैं। सो वेयर डज इट ऑल गो? अभी तो हमने सिर्फ एक प्लास्टिक की बात करी है वेस्ट मैनेजमेंट में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक है, बायोमेडिकल है, सो देयर इज अ ह्यूज वर्क व्हिच नीड्स टू बी डन इन दिस एरिया। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी वेल सेड डॉक्टर देवे, आपने बहुत ही हाँ जी सर। I can't actually stop myself from sharing something. Please sir, please go ahead sir. आज ही आपका ही दिन है, आप ही बोलेंगे, बोलिए सर। नहीं, मतलब इतनी अच्छी बात थी जो मेरे मतलब दिल में है। ये टूथब्रश की जो बात की थी, मैं आप जब नंबर देखिए कि वी आर टॉकिंग लाइक अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओके, और ये मान के चलो कि सिर्फ 25% ऑफ देम दे यूज ब्रशेस, टूथब्रश, ओनली 25%, और हम साल में कम से कम 2 ब्रश तो यूज करते हैं मिनिमम, ओके। तो आप ये देखें कि अबाउट 4 बिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर बीइंग डिस्कार्डेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली। तो इस पे मैं एक जरा छोटा एक शेयर करता हूँ कि आई हैव बीन आफ्टर दिस वेस्ट फॉर लॉन्ग इयर्स। मैं अपना 1991 का एक छोटा सा क्लिप 2 मिनट का आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ। The primary and secondary functions can be very easily explained and well understood by considering very small, simple and day-to-day products. For example, if we take up a product like the toothbrush, all of us use it, isn't it? But how many of us have realized that it is the bristles of this toothbrush which perform the primary function of cleaning the teeth, and the handle of the toothbrush performs only the secondary function of ease of operation of the bristles. But on a detailed analysis, it will be seen that the handle alone costs me anywhere between 50 to 60% of the total cost of the toothbrush. All the value analysis efforts should be concentrated on trying to redesign the handle. Some of the options that are possible for us might be an alternative like this. When the bristles have outlived their life, all I have to do is take out the bristles, throw them off, while still retaining 50 to 60% of the cost of the toothbrush with us, take up a new set of bristles, engage them, start using it again. Or alternatively, how about a design like this? I have a handle with me, separate from the bristles, use the bristles to the extent of their life, throw the bristle alone at the end of the life, pick up a new bristles and again start brushing back. Or as a third option, maybe, how about this? Maybe you can use it like this, much more convenient, much more flexible. Would you like it? The same analysis can be extended to any range of products, be it in any industry.
If we want to see the application of this to a host of components as used in a textile mill, we can have a quick look at some of the components like the ceramic pieces or eyelets used for yarn spinning machines. A minor modification like from this conventional design to a design like this, which takes just about 30% more in the material cost and production cost, can increase the life of the component to double than what it is today. Another component. Okay, sir. I am done with that. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the presentation. Now, coming over to our next question would be more specific for Greater Noida, जिसमें आप लोग के पैनलिस्ट के हम let us hear them out कि किस तरह से चाहते हैं हम लोग, and then finally we'll have a comments from शुक्ला सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे. तो ये क्वेश्चन एक जेनेरिक ही है कि किस तरह का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल हम लोग ग्रेटर नोएडा के लिए चुनना चाहेंगे. इट कुड बी क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा विलेजेस से भी बना हुआ है, जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन अराउंड 100+ विलेजेस ग्रेटर नोएडा में, 100 से ज्यादा विलेजेस हैं. अर्बन भी पॉपुलेशन है, बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, हाई राइज सोसाइटीज हैं. मे बी सबका अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग वेस्ट जनरेट हो रहा है, एंड बल्क वेस्ट जनरेटर इसमें अलग हैं. कैसे किस तरह से उसको वेस्ट कलेक्ट होगा, किस तरह से डिस्पोज ऑफ होगा. तो उसमें एक मे बी लेट मी पुट द क्वेश्चन द अदर वे कि आज से 5 साल बाद हम लोग कैसा ग्रेटर नोएडा चाहेंगे, कि किस तरह की सिचुएशन होगी जहां पर पूरा जो वेस्ट है हम लोग का एकदम आइडियल एक सिटी बन जाए, जो कि अगर इफ आई कम ओवर टू द रैंकिंग, लेट मी से कि ग्रेटर नोएडा की रैंकिंग 1 आए पूरे इंडिया में, तो वो एक थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा. मैं ये जरूर जानता हूं कि जरूरी नहीं है कि जैसे इंदौर मॉडल है या अंबिकापुर मॉडल है या फिर भोपाल मॉडल, ये जरूरी तो नहीं है कि रेप्लिकेट हो यहाँ पर, जरूरी नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफी अलग है, पॉपुलेशन अलग है और सब तरह चीज अलग है. लेकिन हाँ, दे सेट एग्जांपल्स जो है इंदौर जैसी जगह जो कि 4 साल से रैंकिंग में फर्स्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन चूज सम सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम देम. कैन दोस बी इम्प्लीमेंटेड एट ग्रेटर नोएडा. तो ये एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब को पूछूंगा और उसी ऑर्डर में फिर बाकी पैनलिस्ट से भी पूछेंगे कि हम लोग के किस तरह से ग्रेटर नोएडा को हम लोग एक एकदम कंप्लीट 100% जहां पर हमारा जीरो वेस्ट निकले, मतलब टोटल हम उसको कंट्रोल में हो जाए, वो किस तरह से पैदा करा जा सकता है. इट कुड बी विशफुल मॉडल ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रहा कि विशफुल थिंकिंग हो सकती है, जिसमें आई एम श्योर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑलरेडी कर रही है उस पर काम, लेकिन हमारी इनपुट्स क्या होंगी उस पर. सर प्रोफेसर साहब. सर मैं असल में जहां तक ग्रेटर नोएडा में कुछ करने का सवाल है, आई वाज जस्ट सेइंग वी हैव द नॉलेज पार्क व्हिच इज वेरी यूनिक फीचर इन द कंट्री. One entire area has been assigned to education centers, and to my knowledge हमारे पास करीब 80 इंस्टीट्यूशंस है इस एरिया में. okay? यहाँ पे एक ई वेस्ट एक चीज है जो हर एक कॉलेज से हर साल जो पुराने मॉडल के आप मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, डेस्कटॉप से लेके, उनके चार्जर से लेके, यूएसपी से लेके, एवरीथिंग, एंड ढेरों हर एक कॉलेज से निकलते हैं. And of course, they have their own ways. कुछ बाहर डाल देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, छोटी छोटी चीजें कुछ ले. But we can think about, because it's a major center with about more than 50,000 students population in a concentrated area like this. अगर हम एक ई वेस्ट को प्रोसेसिंग के बारे में कुछ सोच सकें, एक चीज. दूसरा ये कि हर एक को हम we have to educate people. जैसे हमने तो पहल की बिमटेक में, because we were interested in that, we were serious about it, and the management was serious about it. हमने कर लिया. So at least हमने कहा कि अगर हम किसी चीज को गंदा कहते हैं तो कम से कम हम उस गंदगी का हिस्सा ना बने, ओके, दूर रहें उससे. तो ऐसे अगर हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक एजेंसी वो अपने आप को डिसाइड ये कर ले, एटलीस्ट आई विल नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ द डर्ट. तो डर्ट तो रहेगा ही नहीं सर ग्रेटर नोएडा में. Now the question only is, how the authority can take it up, and how the consciousness, awareness can be generated is a thing to be thought about. So ये कि हर एक को अपने आप तो करना ही, because this is not even one Mr. Shukla's or one Mr. Raju's responsibility. It is our joint responsibility, individual responsibility. I completely agree, sir. Completely agree.
ये इसको इस पे कुछ चर्चा क्या कुछ सोचना पड़ेगा, एंड वी हैव टू सिट मे बी one more round sometime and think about it. Sure. Definitely, maybe we can have all the representatives from different sections, maybe industries से कुछ आए और RWS से कुछ आए, रेजिडेंशियल एरियाज से आए, और इस तरह से मिलके एक बार और मान लीजिए हम बोलेंगे कि एक और इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करा जाए या फिजिकल सेशन करा जाए अथॉरिटी के साथ बैठ के। कमेंट देखा था किसी का, वन ऑफ द व्यूअर्स he said that jointly BIMTech is offering its services. BIMTech and the Greater Noida Authority could jointly do something in this direction. तो वो किया जा सकता है segregation। ठीक सर, ठीक है। विवेक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे कि what are our expectations, कि high rise for example, I'm being high rise specific because आप हाई राइज पे हैं और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज यू आर ओपन टू से इट फॉर एवरीवन। मैं अभी थोड़ा सा पहले तो अभी प्लास्टिक वेस्ट की बात थी, उसमें हल्का सा मैं बोल देता हूँ। जो मैंने पहले बोला था क्रशिंग के लिए बोला था, तो दैट्स इट, वो अंडरस्टूड है कि हर प्लास्टिक का अलग ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक हमारे पास रेगुलर जो हमारे पास वेस्ट आ रहा है, जैसे हमारा दूध की थैली है, तो वो हर घर में आती है और उसका फिक्स क्वांटिटी है हर घर में, हर उसके हिसाब से आती है। लेकिन उसकी एक अपनी कैटेगरी है कि वो एचडी का है या जो भी उसकी पॉलिथीन की उसकी कैटेगरीज है, तो उसको अगर हम एक साथ हम इकट्ठा कर लेते हैं उसको और उसको करते हैं, तो उसका एक हमें अच्छा भाव मार्केट से मिल सकता है जो हमारे उसको चला सके। और दूसरा ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट में सबको आपस में एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत है। मतलब बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट में जो मानता हूँ वो सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैंने केला खाया और सड़क पे फेंक दिया तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे। अगर वही केले का छिलका मैंने किसी पशु को खिला दिया या उसको खिला दिया, तो वो एक उसका फुल यूटिलाइजेशन हो गया। तो अगर हम एक हाई राइज सोसाइटी एक खाद जनरेट कर रही है अच्छा खासा, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम से अथॉरिटी के माध्यम को चाहिए कि अथॉरिटी की भी बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स है, वहां पे खाद का यूज होता है, लेकिन वो खाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अपने के कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है। तो कहीं ना कहीं उसको हम एक लूप में बांध दें कि वो जो हमारे यहाँ से खाद जनरेट हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस खाद को यूज करे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमें लूप्स को आपस में जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि हम इसको फिर आगे हम कर सकते हैं। हाँ जी सर। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी कहना? या प्लीज 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 सर। मुझे एक दीक्षा जी ने कोई बात उठाई थी, याद आया। ये मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं अलमारी से, ये सारे प्रोडक्ट BIMTech ने डेवलप किए हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैडम की जो परेशानी थी कि अलग अलग प्लास्टिक की बोतलें, अलग अलग ढक्कन और अलग अलग स्टिकर होते हैं, तो थोड़ी बहुत जो इंजीनियरिंग मैंने सीखी थी और जो इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं, ये आइडिया है कि प्लास्टिक होता है गर्म करने में पिघलता है। तो मैंने अपने अहमदाबाद के एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि यार ये बॉटल को पल्वराइज करके जो प्लाईवुड बनाते हैं उस मशीन में बिना लकड़ी वाला डाले, इसको डाल के गर्म करके बंद कर दो यार। और ये देखिए उन्होंने सैंपल भेजा बना के, और इसकी इंडस्ट्री लगी थी। लास्ट ईयर आपको याद होगा एक्सपो मार्ट में एक इंडिया प्लास्ट एग्जीबिशन लगी थी, एंड दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग लाइन इन दिस which are becoming industry by itself. इसके लिए बहुत छोटी छोटी मशीनरीज भी डेवलप की हुई है लोगों ने, जिससे आप अपने यहाँ आप महीने भर का जो वेस्ट है ना प्लास्टिक का, उससे एक ब्रिक बना सकते हो। और ऐसी ब्रिक की डिमांड हमारे सीमेंट प्लांट्स में और काफी जगह ऑलरेडी है, जो वो लोग ये यूज करते हैं। और कई लोग जैसे मायापुरी में कई इंडस्ट्री ऐसी लगी हुई है जो सिर्फ वेस्ट जो वन साइकिल प्लास्टिक को मेल्ट करके ब्रिक में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे ही हम किसी को दिखा दें कि उसमें की वैल्यू है, अपने आप लोग कलेक्ट करना चाहेंगे। आप जो मिल्क बॉटल की बात करते, मिल्क पैकेट की, मैं तो आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बैंगलोर में जब मैं था, तो बैंगलोर की जो डेयरी थी जो सप्लाई करती थी, उस समय वो लोग 10 रुपया किलो देते थे खाली पैकेट्स का। एंड आई यूज्ड टू से हर एक घर में लेडीज का एक टेंट, चाहे 5 ही रुपए मिले महीने में, कि रोज धोके उसको बिल्कुल फ्लैट करके महीने के महीने वेट करते थे कि बंदा कब आएगा और लेके जाएगा। तो दैट इज प्रैक्टिकल रियली। और दूसरा सर, एक फाइनल चीज, मेरी परिसर में राजस्थान में मार्बल डस्ट बहुत निकलती है,
ओके, एट पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स विद द CSR लेवल ये बनाएंगे कि टाइल्स, जो कि मैंने कहा कि भाई पुअर मैन स्टाइल कह दो इसको, चलो बनी है तो डस्ट से, ओके। अब मैंने कहा इसको अगर ग्रीन टाइल कह दे तो वो रिच मैन स्टाइल बन जाती है, खाली नाम देखना है कि ग्रीन या नॉर्मल। बहुत बढ़िया सर। व्हाट इट मीन्स इज कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब तरह की टेक्नोलॉजीज है, नो हाउ है, इसको पॉपुलर करना, मे बी SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इसमें इन्वॉल्व करा जाए कि जिससे कि वो रिसाइकिल कर सकें। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर सकता है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको इंसेंटिव्स दें। हमारी जितनी ताकत है उससे वी हैव बीन प्रोपगेटिंग दिस एंड हेल्पिंग द इंडस्ट्रीज, लेकिन काफी बहुत कुछ करना है सर, बहुत। जी जी बिल्कुल, आई एग्री। डॉक्टर दीक्षा, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस प्लीज? ये जो हम लोग अभी डिस्कशन किया in था our कि previous discussion also we discussed about Greater Noida। तो यहाँ का हम 10 साल बाद इमेजिन करें कि ये सिटी कैसा होगा, तो जिस तरह से मेट्रो अब आ गई है, जिस तरह से मॉल्स वगैरह और बन रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट यहाँ आने वाला है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक्टिविटी बढ़ेगी और एक्टिविटी बढ़ने के साथ वेस्ट बढ़ेगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट, सेग्रीगेशन की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज हम कहीं का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एग्जैक्टली कॉपी कर दें, वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू, because what works in Kerala may not work in Lucknow, what works in Lucknow may not work in Indore or in Kashmir, क्योंकि हर जगह का वेस्ट जो है वो डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे नॉलेज पार्क की सर बात कर रहे थे, तो नेचुरली वहां पे बिकॉज ऑफ ये डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज्यादा है, तो उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। सिमिलरली कंपोस्ट की हम बात करें, यहाँ पे विलेजेस हैं, उनकी जो खाद वगैरह होती है वो हम करें, लेकिन क्या जो बायो कंपोस्ट बना है उसका हम मार्केट तैयार कर पा रहे हैं? अगर उसका मार्केट नहीं है, nobody is willing to buy that compost, then why you will spend so much of effort कि आप उसका कंपोस्ट बनवा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो unless and until recycled items का मार्केट नहीं है, कोई उसका खरीदार नहीं है, तो फिर all efforts are in vain। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि हम सुटेबल मार्केट खड़ा करें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे एक है LP का मॉडल। LP का मॉडल में यह है कि वेस्ट जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे ही उसको मैनेज किया जाता है, बाहर नहीं जाता। एक पणजी का मॉडल है जिसमें वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डेली कलेक्ट होता है, और जो ड्राई वेस्ट है वो वीक में 1 बार 2 बार ऐसे कलेक्ट होता है। सो व्हाट मॉडल्स आर वी अडॉप्टिंग फॉर आवर सिटी, गिवन दैट कि क्या पॉपुलेशन होगी, किस तरह से इंस्टीट्यूट्स और आएंगे, कैसे हम अलग अलग प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू फोरसी, ये सब देखना पड़ेगा। और एक तरह से फिर से बात वही आ जाती है कि इट इज अ क्लोज्ड लूप, एक जन आंदोलन बनाने की बहुत जरूरत है। इट इज नॉट योर बिजनेस और माय बिजनेस कि ULBs का बिजनेस है, म्युनिसिपल ऑफिसर्स का बिजनेस है। ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम ही जनरेट करते हैं तो हम ही को उसको ठीक करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से कि इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। एक्सीलेंट पॉइंट्स रेज डॉक्टर दीक्षा, बहुत ही बढ़िया आपने पॉइंट्स रेज किए। एंड मैं अब शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट डू वी सी ग्रेटर नोएडा आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें विल बी इन प्लेस। देखिए, एक दीक्षा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ग्रेटर नोएडा में भी, अगर आज की डेट में आई डोंट नो एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी, 4 लाख तो होगी करीब, शायद ये ज्यादा है पता नहीं, बिकॉज 7-8 लाख तो नोएडा की है, तो वहां पर थोड़ी सी अगर कंपैरेटिवली लो है। वो पॉपुलेशन बढ़ेगी अभी, जैसे अभी एयरपोर्ट आने वाला है तो, और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने वाली है। अगर इंडस्ट्रीज और आती हैं, जो कि आनी चाहिए, बिकॉज बेसिकली इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ तो होनी चाहिए। तो जहां जैसे जैसे अभी देखिए नोएडा तो सैचुरेट होता जा रहा है, यहाँ पर उतनी आबादी जितने को होल्ड कर सकता है उतना, बाकी अब ग्रेटर नोएडा में ही एक्सपेंशन होना है। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years, लेट अस पुट, अगर ज्यादा हम ये नहीं बोलते कि 10 साल, अब हम ये भी बोलते 5 साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शुक्ला सर। देखिए, ये आपके भी जो भी तीनों महानुभावों का जो वक्तव्य था, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, नो डाउट, एकदम सही बात ये है। लेकिन मुद्दा पॉपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन मुद्दा नहीं, मैं मानता हूँ इसको आने वाले 5 सालों में भी या 10 सालों में भी,
बशर्ते कि जो मॉडल्स हम लोग लेकर के चलें कि जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए कुछ अलग मॉडल हो, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ अलग मॉडल हो, या फिर जो वेस्ट का हमने सेग्रीगेशन किया हुआ है कि वो CND वेस्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसका जो हम मॉडल लेके चलेंगे ये इस पे निर्भर करेगा कि कितना हम अच्छा कर पाएंगे। और जाहिर सी बात यह है कि देखिए पिछले अगर हम पीछे से अगर देखें तो पिछले समय में पिछले 5-10 सालों के पीछे की अगर बातें देखें तो हो सकता है कि इस तरह के मॉडल्स पे काम नहीं हुए। आज की डेट में अभी जैसा कि प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे, विवेक जी ने भी बात की, मैडम ने भी बात किया, तो अगर हम इन मॉडल्स पे आगे चलें कि सोसाइटी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, जो वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो करके, वो चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देखें। जो विलेजेस हैं जो हमारे यहाँ, चूंकि हमारी जो ग्रेटर नोएडा की पॉपुलेशन है, जो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज भी हैं, बंगलो भी हैं, और साथ ही साथ में विलेजेस भी हैं। तो इस तरीके से अगर हम हर पॉइंट लोकल लेवल में, मेरा ये मानना है, एक पॉइंट अगर मैं कहूँ इसमें, तो उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या प्लान वहां के लिए करें उस पर डिपेंड करेगा। एक अथॉरिटी की एक और भी पहल मैं आपको बता दूं, इसमें जो विलेजेस हैं वहां पे गोबर गैस प्लांट जो पहले भी इस पे बात होती थी और वर्तमान में भी, तो अगर वो कंपोस्टिंग करते हैं तो अथॉरिटी का एक प्लान चल रहा है अभी, मतलब एग्जीक्यूशन में है ये, अभी अंडर प्रोसेस मैं कहूंगा इसको, कि उसमें अगर वो कंपोस्ट जनरेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको मार्केट चाहिए होगा, ऐसे कोई जनरेट करेगा और तो उस पर वो मोटिव नहीं आ पाएगा। तो उसमें हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि अथॉरिटी ही उनसे, ये अथॉरिटी के साथ एक बॉन्ड उनका हो जाएगा कि अथॉरिटी में चूंकि हार्टिकल्चर इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ हार्टिकल्चर में भी कंपोस्ट जो बनते हैं उसका यूज होता है, तो हम लोग पहले अथॉरिटी ही उनसे, वो जो भी हमारे वेंडर्स हैं, जो भी हमारे काम करने वाले हैं हमारे उसमें, वो पहले उनसे लें, तो ताकि उनको एक लोकल लेवल पे ही एक मार्केट अवेलेबल हो जाएगा कि अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है या कोई बल्क वेस्ट जनरेटर है, कंपोस्ट पैदा कर रहा है, या फिर कोई हमारा गांव के लोग हैं, गोबर गैस बनने के बाद जो भी उनका मटेरियल बच रहा है, जो इनर्ट बच रहा है, उसको अगर हम इस तरीके से कर देंगे कि उनको लोकल लेवल पे ही वो मार्केट उपलब्ध होगी, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मोटिवेशन उनका होगा, और लोग भी मोटिवेट होंगे, और इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 सालों के लिए जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस दिशा में अथॉरिटी का प्लान चल भी रहा है, अथॉरिटीज में भी बहुत सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं और काम चल रहा है। सीओ सर इस पे बहुत ज्यादा, मैंने पहले ही पॉइंट पे बताया था आपको कि हमारे यहाँ जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हैं, उनका एक अच्छा विजन है इस विषय पे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कितना बेहतर से बेहतर हम ग्रेटर नोएडा शहर के लिए कर सकते हैं। तो इस विषय पे मेरा ये कहना है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत अच्छा शुक्ला सर। आपने जो एक पॉइंट बताया कि यस, मे बी अगर प्लानिंग ठीक हो तो पॉपुलेशन विल नॉट, अगर डबल भी हो जाती है, अगर हमने फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम उतने मिलीलीटर्स के तैयार कर देते हैं कि 10 साल तक चले या 15 साल, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी बीच में। और सारा प्लानिंग जो है, पूरा का पूरा प्लानिंग पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर क्या हो सकता है। Now coming over to the almost we are coming to the last questions of our एक तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे कि what we can do for creating awareness, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने अपने ढंग से किस तरह से, बिकॉज देखिए जन आंदोलन अगर करना है, हमें इसे जन आंदोलन बनाना है, आई नो कि अथॉरिटी का भी रोल काफी होता है इसमें, इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे अभी शुक्ला सर ने बताया कि कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज जहां कंपटीशन की भावना आएगी तो वहां पर अगेन वो पता चलता है कि लोगों में कि हमें अपना एरिया साफ रखना है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो उसमें ये है कि एक तो अवेयरनेस हम किस तरह से कर जाएं, और जन आंदोलन हम किस तरह से कर सकते हैं क्रिएट, लोगों को अवेयर किस तरह से करते हैं। आई एम श्योर यू ऑलरेडी डूइंग इट, इंस्टीट्यूशंस में हम जाके वर्कशॉप्स करा सकते हैं, जैसे ये वर्कशॉप है एक, इसी तरह की वर्कशॉप्स और करा सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब, आप तो you are an asset for in regarding waste management. I am sure Greater Noida Authority should make you as a consultant, अगर अभी तक नहीं बनाया है अगर तो, लेकिन तो I would request you to suggest certain things on creating awareness and इस तरह की चीजें। राजीव जी, आपने एक पुरानी याद ताजा कर दी मेरी। आज से करीब 2017 की बात है, जब शुक्ला जी की जगह एक यादव साहब थे, OSD ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में यादव साहब,
और उस समय एक इश्यू, ये किसकी बैकग्राउंड किसी को, तो एक हीरो होंडा फैक्ट्री के बाद लेफ्ट साइड में एक 22 एकड़ का प्लॉट था, विच वाज अंडर डिस्प्यूट प्राइवेट बिल्डर्स और बीएन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में। ये हाई कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया था, इसे साफ किया जाए, किसी का हो इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन गंदगी नहीं हो, बिकॉज दैट वाज बीइंग यूज्ड एज ए डंप यार्ड। तो उसमें मैं एसोसिएटेड था, और जब वहां जाके मैंने देखा, पूरा सर्वे किया, तो ये पता पीपल आर डूइंग जस्ट 2 डायमेंशनल स्टोरेज, जहां जगह मिली वहां लाके पटक दिया, और कचरा, मतलब अथॉरिटी का कचरा भी आ रहा था वहां पे, और आसपास की इंडस्ट्री ने भी चालू कर दिया था फेंकना वहां। तो सबसे पहला ये था कि मैंने बात की उनसे, मैंने कहा सब ये 22 एकड़ में जो फैला हुआ है कचरा सारा, पहले इसको 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में करो, एक आधे एकड़ में पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा। सो यू कैन गो बैक टू हाई कोर्ट एंड टेल कि देखो भैया हमने 21 एकड़ खाली कर दी है, जमीन साफ कर दी है, अब 1 एकड़ हम करते रहेंगे धीरे धीरे, एंड देन कन्वर्ट इट जस्ट लाइक इंद्रप्रस्थ पार्क वगैरह जैसे कन्वर्ट हुए है ना, डंप यार्ड पे पूरा गार्डन का गार्डन बना हुआ है। ओके, that was what was there. So but recently when I went out of curiosity, अब पता पड़ा कि वहां कंपाउंड भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है, वो पूरा खाली भी हो गया, सब हो गया। बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। दूसरा ये है कि आई एम ऑफरिंग सर ओपनली द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी फॉर एनीथिंग दैट द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, शुक्ला साहब, दे फील दैट इन व्हाट वे वी कैन बी हेल्पफुल टू देम। तो मैं ऑफर कर रहा हूँ, शुक्ला सर, यू आर फ्री टू कॉल मी और शेड्यूल ए मीटिंग एनी टाइम ऑफ योर चॉइस, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं आगे क्या किया जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज द फोरम फॉर डिसाइडिंग ऑन दैट इशू। राजीव सर, एक चीज है, किसी ने ये पॉल्यूशन की बात की थी, हर साल इस एरिया में दिल्ली में ये प्रॉब्लम आती है इस पीरियड में, दैट स्मॉग की, और सब उसको ये कह रहे हैं कि ये सारी पराली जलाने की वजह से है, एग्रीकल्चर वेस्ट। कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू सर। सो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने की वजह से, तो अभी ये पता, मैंने एक आई वुड अगेन शो यू स्मॉल क्विक क्लिप ऑन दैट। ओके, व्हाट बिमटेक इज डूइंग, उसका ये तरीका दिखाया हमने कि पराली को कैन बी यूज्ड एज ए बेसिक ब्यूटीफुल फ्यूल विद स्मोकलेस बर्निंग, 100% बर्निंग ऑफ पराली विदाउट जनरेटिंग एनी स्मोक। इट विल हैव ड्यूअल एडवांटेजेस, वन तो पॉल्यूशन कम होगा, और दूसरा लोगों की जो फ्यूल कॉस्ट आती है, आज लकड़ी खरीद रहे हैं, कोयला जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं, तो बट दिस नीड्स टू बी डन राइट फ्रॉम पंजाब, हरियाणा बेल्ट टू यूपी, नियर बाय एरियाज ऑल। तो प्लीज अलाउ मी, आई विल जस्ट शो। As all are aware, the city of Delhi and adjoining areas, they get endowed with polluted air during the months of November and December every year, and this is assigned to the burning of agricultural waste in the nearby areas, Punjab, Haryana and UP. This is a small device that addresses the problem of pollution, and if used across the towns and the villages in this belt, can totally avoid the pollution during the months of November and December, and also give useful fuel. बिना धुआं निकले हुए आप इसको एज ए बेसिक फ्यूल यूज कर सकते हैं, और गाँवों में बहुत यूजफुल है ये, उनके कई सारी समस्याएं इकट्ठी सॉल्व हो सकती हैं। And the unfortunate part is, I have tried to share this right from Arvind Kejriwal ji to all the Atishi ji and the very active MLAs of Delhi, and we tried to put it on all the Twitter tabs. I am unfortunately not getting any response from any source. So इसको देखना कि which is the right agency to which we can put this on. जी, कोई जवाब नहीं देता। चलिए sir, Vivek sir, could you please share your thoughts on this? कि how do we create awareness and what is our role, हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, अथॉरिटी क्या कर सकती है इसमें, ये जन आंदोलन के रूप में इसको हम बढ़ाएं, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही हो जाता है कि विदाउट जन आंदोलन चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो डॉक्टर दवे ने एक बात बोली थी कि सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच एवरीबॉडी, एवरी पर्सन in our society around us should know about it, के segregate करना, because वही फाउंडेशन बनेगी आगे जाके। तो उस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे विवेक सर? हाँ जी सर, एक्चुअली अवेयरनेस के लिए मेजर है कि हम मैक्सिमम कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी मोटिव लेते हैं, उसको अवेयरनेस करना है, उसमें मेन रोल जो है हमारा एओ और आरडब्ल्यूए का रहता है। तो हम इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स अपने यहाँ जनरेट करें, कुछ अपनी, अभी तो खैर इसकी वजह से, कोविड की वजह से थोड़ा सा वो है जी, तो उसको हम ऑनलाइन में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन मेरे को पहले ध्यान है कि इसमें सबसे जो मेजर रोल रहता है वो गृहिणी का रहता है, जो हमारा सेग्रीगेशन का जो वेस्ट का रहता है, और उनको इकट्ठा करने के लिए पहले मैंने कई तरह सोसाइटीज में इस तरह के कार्य किए हैं कि चलो ठीक है, लोग वैसे आना पसंद नहीं करते वेस्ट के नाम से, तो एक छोटी सी गोलगप्पा पार्टी कर दी, तो सारे लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, तो वहां उस पर चर्चा की। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम छोटे छोटे लेवल्स पे करने की हमें जरूरत है। कई जगह नुक्कड़ नाटक का भी रोल रहता है कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, जो उनको हम ये टारगेट दे सकते हैं कि आपको इस तरह के नाटक करने हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनको हम सोसाइटीज भी डिवाइड करें कि आपको इनके यहाँ अवेयरनेस शुरू करनी है। क्योंकि ऐसे जो कई सारे हमारे यहाँ एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट, उनको ऐसे ट्रायल प्रोजेक्ट्स में हम दे सकते हैं अवेयरनेस के नाम पे कि आप इन सोसाइटीज में जाके कोई मॉडल तैयार करो, वहाँ के बेस से कुछ आप अट्रैक्टिव चीजें बनाओ, उनकी कोई एक वॉल सजा के दे सकते हो। कई लोगों को डिजाइन पे है कि कई लोगों की आर्ट्स बहुत अच्छी है, उनको जगह नहीं मिलती है, तो हमारी बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी होती है कि हम छोटा छोटा स्पेस उनको दे सकते हैं कि आप अपना वहाँ पे एक डिजाइन बनाओ। उसमें हार्डली बहुत ज्यादा चीजों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो इस तरह करके हम कुछ एक मॉडल्स अपना डेवलप कर सकते हैं। बाकी तो वो हमें इन चीज में हेल्पफुल करेगा। बाकी तो है ही, जो हम लूप जोड़ना है एक दूसरे से हर चीज को, कि कैसे हम किस चीज के लूप को हम आपस में जोड़े। और जो शुरू में श्री प्रोफेसर साहब ने कहा था, चेरी साहब ने, कि एवरीथिंग, कि मैं इसको क्यों करूं और कैसे करूं, क्यों करूं, मतलब हर चीज का पहले पैसा एक ऐड होता है। तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बीच में दिखानी पड़ेगी। वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा अमाउंट रखा है इनाम के तौर पे, और मेरे ख्याल से ये रैंकिंग कहीं ना कहीं एक रैंकिंग में ऑटोमेटिकली कंपटीशन अथॉरिटी को करना चाहिए कि इतनी सोसाइटीज हैं जहाँ ये काम हो चुका है। कि आज मैं अगर डाटा देखना चाहूँ तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि किस सोसाइटीज में काम हो चुका है, किस सोसाइटी में काम नहीं हुआ। क्योंकि आज रैंकिंग ने इसमें नोएडा भी आगे भाग रहा है, हम भी रैंकिंग में जा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं कंपटीशन हो रहा है, तो हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि ये अथॉरिटी ये है जहां हम नहीं कर पा रहे हैं या ये दिक्कत आ रही है, और तो वहां जाके हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू विवेक जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक यू सेड ऑन द डॉट, एकदम सही। एक कमेंट आया है हमारा सुनीता खन्ना जी का, आई वुड लाइक टू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने वेस्ट से, गोबर से दिए बनाए हैं और उसको फिर अगेन रिसाइकल, फिर से उसे खाद में कर दिया। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव। हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला था, आई थिंक दीक्षा जी ने भी और विवेक जी ने भी, कि इनोवेशन बहुत जरूरी है इन चीजों में, एंड वी शुड इनकरेज जितने भी इनोवेटिव आइडियाज निकल सके, जितने से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आ सके इसमें, एंड वी शुड शेयर इट विद अथॉरिटी, बिकॉज अथॉरिटी को हेल्प करना हम लोग का दायित्व है एज अ सिटीजन, बिकॉज वी आर अ एक्सटेंडेड आर्म ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली। जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, व्हाट वी हैव डन, वो एक पुरानी कहावत है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि व्हाट हैव वी डन फॉर ग्रेटर नोएडा, और मे बी, और व्हाटएवर वी हैव डन फॉर द कंट्री, पहले वो हम देखें। तो वो एक हमारा दायित्व है कि हम लोग भी करें, अपना रोल करें। दीक्षा जी, वुड यू लाइक टू प्लीज एंड द आई मीन, आप बताना चाहेंगे इस पे, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? काफी बातें कही हैं विवेक जी ने, चारी जी ने अवेयरनेस के लिए। तो अवेयरनेस 2014 के बाद से, जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा डिपिक्ट होना शुरू हुआ है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड इट हैज अ हेल्थ एस्पेक्ट आल्सो, इट हैज एन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आल्सो। लेकिन उसके बाद भी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे डेज मनाते हैं, पोल्यूशन का डे है, ओजोन का डे है, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी डे फॉर वेस्ट मैनेजमेंट और समथिंग।
तो एक तरह से वो चीज कहीं पे भी नहीं है जिससे लोगों को हम जैसे स्पेशली हम जब एफॉरेस्टेशन करते हैं तो वन महोत्सव मन रहा है जिसमें कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं सब जगह पे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 अक्टूबर को मनाते हैं स्वच्छता दिवस के रूप में और उस दिन हम सफाई वगैरह सारी एक्टिविटीज करते हैं। पर ये थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, कुछ ईयर मार्क्ड कर देने चाहिए डेज को। स्कूल लेवल पे बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो कमिंग जनरेशन है, बिकॉज अभी भी बच्चे ये सीख गए हैं ये बोलना कि से नो टू क्रैकर्स, दे नो कि नहीं पोल्यूशन होता है, इस पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमारी मैम ने बोला है। तो ये कहीं ना कहीं कि प्लास्टिक नहीं अलाउड हो स्कूल्स में, अवेयरनेस बच्चों की वहीं से शुरू हो, कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो रहा है, डिबेट हो रहा है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के कॉम्पिटिशन, सो दैट चिल्ड्रन यू नो दे कैन प्रोजेक्ट कि हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे हमने कुछ ब्यूटीफुल चीजें बनाई हैं, एग्जीबिशंस लगाना, ये अलग अलग लेवल पे। ये तो स्कूल्स की बात हो रही है, लेकिन सोसाइटीज की बात हो रही है कि एक सोसाइटी में अलग अलग टावर्स हैं, तो वी कैन मेक इट अ पॉइंट कि विच टावर हैज गॉट द लीस्ट वेस्ट जनरेशन। तो वेस्ट जनरेशन किस तरह से होता है, या तो आप ऐसे चेक करते हो कि उसका वॉल्यूम कितना है वे करके कि कितना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट निकला, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, कितना फ्रीक्वेंटली आपके घर से, आपके टावर से, आपकी सोसाइटी से वेस्ट कलेक्ट होता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जिसको लेके कि आप अवेयरनेस जनरेट कर सकते हो। और अभी तो हम देखते हैं कि नोएडा में काफी अवेयरनेस है, बिकॉज एवरीवेयर स्वच्छ नोएडा, ग्रीन नोएडा, इस तरह के हम देखते हैं, बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं, स्लोगन्स हैं। तो इट इज कमिंग अप नाउ बट इट विल टेक टाइम। और अवेयरनेस जब तक कि हमारी हेल्थ से जुड़कर नहीं आएगी, और फाइनेंशियल मतलब लैंडफिल टैक्सेस होना बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी जगहों पर पे एज यू थ्रो इस तरह का कंसेप्ट है कि जितना आप थ्रो कर रहे हो उतना यू हैव टू पे, डिफाइन करके रखा हुआ है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी तो अवेयरनेस नहीं आ। हम कहते हैं कि प्लास्टिक बैन है, पॉलिथीन बैन है, पर एक्चुअली वो होता नहीं है। पीपल आर यूजिंग एंड वेरी वाइडली यूजिंग, बहुत खुले तौर पे यूज हो रहा है इसका। तो वी नीड टू चेक एट वेरियस एंगल्स, गवर्नेंस, institutional frameworks, financial instruments, by hook or by crook we have to see that the awareness is generated. वेरी वेल सेड दीक्षा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, शेयर करते हैं चीजें। तो एक मेरे अभी दिमाग में आया कि जो हम हेल्थ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। एक फ्रांस में एक शुरू हुआ था प्लॉगिंग का, कि सुबह जॉगिंग करते टाइम प्लास्टिक इकट्ठा करते थे, जो पॉलिथीन इकट्ठा करते थे। हमने यहाँ पे भी कोशिश करी। आई थिंक ग्रेटर नोएडा में भी अगर आप मेरे को इनवाइट करेंगे मैं जरूर आ जाऊंगा। कहीं पर अगर कोई पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, तो प्लीज इनवाइट मी, आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट, यू नो। लोगों में अवेयरनेस अगर हम क्रिएट कर सकें, एक तो वो चीज बहुत सुंदर बताई दीक्षा जी ने। और दूसरा था कि स्कूल लेवल्स पे जो ये बहुत ही एक अहम बात है कि कैच देम यंग, यू नो, बचपन से ही अगर उनको कंडीशनिंग होनी शुरू होगी तो जैसे बाहर के विदेशों में एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं कि फर्स्ट प्राइमरी 4-5 साल तो उन्हें सिर्फ बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, और कुछ नहीं। उन्हें बुक्स ज्यादा नहीं कि बुक्स पढ़नी है आपको, कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, नो, ये 3 चीजें सिखाई जाती हैं, और हाउ टू बिहेव। तो उनके आपने देखा होगा कि बच्चों में ही वो बड़े भी उसी तरह से होते हैं। तो ये बिल्कुल एक सही बात है कि अगर स्कूल, और ग्रेटर नोएडा में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो काफी स्कूल्स नए, सारे ही जितने अच्छे जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सारे हैं वहां पर, तो उनको भी इन्वॉल्व करा जा सकता है। यूनिवर्सिटी सबसे, आई थिंक ग्रेटर नोएडा इज वन सिटी जहां से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज होगी कंट्री में। आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, 21 यूनिवर्सिटीज आई थिंक वहां पर एडजस्ट है उसमें ग्रेटर नोएडा में। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो that's you know, ये करी जा सकती हैं। और तीसरी चीज एक और ये थी कि एक और चीज हम इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे जो पैसा निकल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी करी, तो उसमें कुछ अगर रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, गरीबों, आई मीन जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो जाके अथॉरिटी में जमा कराएं। सपोज वहां पर एक बैंक बना दिया जाए जहां पर प्लास्टिक को देंगे तो उन्हें उनको पैसा मिलेगा। आई थिंक ऑलरेडी करा भी जा रहा होगा ये इस तरह की चीजें। तो बिफोर वी एंड, लास्ट पॉइंट, आई वुड रिक्वेस्ट शुक्ला जी टू फाइनली, यू नो, कुछ अगर बोलना चाहें, या और कोई भी पैनलिस्ट है अगर कोई बोलना चाहे, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम बिफोर वी एंड दिस सेशन। ये शुक्ला जी। थैंक यू राजीव जी। ये बहुत ही यूजफुल डिस्कशन है जो पिछले समय से 10 न्यूज के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस के लिए ये एक बहुत ही सार्थक और बहुत अच्छा कदम है।
जहां तक अभी और भी बात आई, चाहे वो स्कूल लेवल पे चाहे कॉलेज लेवल पे, निश्चित रूप से ग्रेटर नोएडा एक नॉलेज हब के रूप में देखा जा रहा है। तो कॉलेज और स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लेवल पे इस तरीके की चीजें पैदा करना, निश्चित रूप से ये होता है कि वो घरों तक जाएंगी। जो मैसेज बच्चे लेकर के जाएंगे वो घरों तक जाते हैं। और बच्चों की बात आज के समय में मुझे लग रहा है कि पहले लोग कहते थे ये बड़ों की बातें ज्यादा मानी जाती हैं, मुझे लग रहा है आजकल बच्चों की बातें सबसे ज्यादा मानी जा रही है। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा जाकर के अपने पेरेंट्स को ये कहता है कि ये करने के लिए बताया गया है, आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि ये बच्चा बता रहा है तो मुझे जरूर इस पे करना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हम लोग करेंगे लोकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, लोकल लेवल पे अवेयरनेस के थ्रू, अगर ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के जो दायित्व है वो एक अलग विषय है, वो तो पूरा हो ही रहा है और करने की भी कोशिश है और करा ही जा रहा है। लेकिन जो ये चीजें हैं, एटीट्यूड चेंज यहीं से होगा, बिहेवियरल चेंजेस यहीं से होंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आएगा वो इसी बिहेवियरल और एटीट्यूड चेंज से आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है, इस तरीके के प्रयास और भी आगे जारी रहने चाहिए। जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने मुझे इसका पार्ट बनाया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। इस न्यूज का, राजीवा जी का और जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Shukla ji. So nicely said. बहुत बहुत बढ़िया. And anybody else or otherwise will Professor साहब last, या प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये मैं शुक्ला जी से मुखातिब होऊंगा इसमें कि चूंकि इंस्टीट्यूशंस में कॉन्सेंट्रेटेड एरिया होता है और काफी एफ्लुएंट्स जनरेट होते हैं, तो एक रूल ये बनाया गया था कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए सबको। ओके, नाउ effluent treatment plant operation is a very costly affair for anybody, but in industry level almost 30 years back I have been a part, जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल एरियाज में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए हुए हैं जो बहुत बढ़िया चल रहे हैं इतने सालों से। तो हो सकता है कि ग्रेटर नोएडा के लिए एक सेंट्रल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे आप जनरेटर से चार्ज कर लीजिए जो भी बाय वॉल्यूम या बाय लीटर कुछ भी, तो कहते हैं हम उठा के ले जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रली ट्रीट करेंगे इसको। So that is one thing I would like to share a lot on that. अगर एक अलग से मीटिंग करके बात कर सकते हो उस पर, क्योंकि ये वर्किंग मॉडल है, काफी चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का भी सपोर्ट है उसमें, so we can do that. Definitely. ठीक है सर, in one place, one large in one place. I would like to now finally conclude it. Thank you, Professor Saab, Vivek ji, Diksha ji, and Shukla ji. We are really honored to have you all on the as panelists. बहुत ही अच्छी शेयर करी हैं चीजें, and I hope it is helpful for our viewers also जितने इनको देख रहे हैं. Maybe we have not been able to answer some of the questions because मेरे पास नहीं आए थे, but I would request Mali ji to send us those questions and possibly we'll answer them, and 1:1 we can always definitely share कर सकते हैं. सबको हार्दिक धन्यवाद sir. Thank you so much everyone. Rajiv ji, my compliments to you for beautifully conducting this entire event. Thank you. Beautifully done. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.